हम लोगों ने जाते जाते इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को डिस्कशन किया था और उम्मीद करता हूं वो तुम लोगों को याद भी होगी। न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस है हमारे पास एडिशन रिएक्शंस, वो तो 6 तरह की थी, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं था। साइनाइड में 2 तरह की थी, तो वो भी तुम लोगों ने बेटा शॉर्ट नोट उनके भी बना लेना, क्योंकि आज जो हम शुरू करेंगे वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हेडिंग दीजिए बेटा जी, सेकंड पार्ट ऑफ जीओसी, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मुझे एक बात बताइए, जब तुम लोगों ने जिन्होंने ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं, जब तुम क्वेश्चन पढ़ते होंगे तुम्हें इतना आइडिया लग जाता होगा कि वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक है या कोई और है। यस और नो? क्योंकि यदि एल्कीन एल्काइन मिल गया तो वो कौन होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड कीटोन वगैरह मिल गए तो वो कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। साइनाइड मिल गए तो वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और एल्कीन के साथ जहां तुम लोगों को पर एसिड दिख रहे होंगे तो समझ आना वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करने वाले हैं। बट वहां पर HBr होना चाहिए, कोई और भी चल जाएगा, HBr होना चाहिए। तो आइडिया लग जाता था ना। वो जो रियल आइडिया लगता था, वो सही बताया जाए तो वो स्टार्टिंग में बने हुए चार्ट से लगता था। जो हमने स्टार्टिंग में चार्ट बनाया था, कौन कौन इलेक्ट्रोफिलिक देते हैं, कौन कौन न्यूक्लियोफिलिक देते हैं और कौन कौन फ्री रेडिकल देते हैं। तो यहां पर भी हम एक ऐसा ही चार्ट बनाएंगे, बस फर्क इतना है कि वहां बड़े कम रिएजेंट्स थे, यहां पर काफी ज्यादा चीजें सब्स्टिट्यूशन में ही फॉलो अप हो जाती हैं। जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसमें से लगभग 50 to 60% पार्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का ही होता है। किसका होता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो ये टाइम लेगा हमारे पास, ठीक है? तो ध्यान से सुनना है, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ बोर्ड की तरफ देखना है बेटा, और इसको सीरियस होकर पढ़ना थोड़ा सा। हमारे पास जो शुरू हो रही है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस और नो बेटा? ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये भी डिपेंड करेगी बॉन्ड ब्रेकेज के ऊपर या बॉन्ड क्लीवेज के ऊपर। मतलब आपको इतना तो पता होगा कि बॉन्ड 2 तरह से टूटता है। एक होता है होमोलाइटिकली और दूसरा कैसे टूटता है बेटा जी? यस, दूसरा टूटता है हेटेरोलाइटिकली। चलिए ध्यान से देखना बेटा, एक हो गया होमोलाइटिकली और एक हो गया बेटा हेटेरोलाइटिकली। मुझे एक बात बताइए, होमोलाइटिक के अंदर आयंस बनते हैं या फ्री रेडिकल्स बनते हैं? फ्री रेडिकल बनते हैं ना। तो इसका मतलब यहां तुम्हें मिलेंगे फ्री रेडिकल्स। यस और नो बेटा जी? लेकिन यहां तुम्हें क्या मिलते हैं? आयंस मिलते हैं, एक पॉजिटिव और एक, मतलब एक इलेक्ट्रोफिलिक और एक। तो यहां पर भी हम लोग 2 ही कैटेगरी बनानी पड़ेगी। यहां पर एक हो जाएगी बेटा न्यूक्लियोफिलिक और दूसरी हो जाएगी बेटा इलेक्ट्रोफिलिक। यही कैटेगरी बन सकती है ना बेटा जी? तो फ्री रेडिकल में हम इनको याद करो, वहां पर हम फ्री रेडिकल के लिए क्या लिखते थे? AF, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। पर ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? तो यहां क्या लिखेंगे? SF, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस और नो बेटा? वही बात करें न्यूक्लियोफिलिक के लिए क्या कहा जाएगा बेटा जी? SN कहा जाएगा। और वही बात करें बेटा इलेक्ट्रोफिलिक के लिए क्या कहा जाएगा? SE रिएक्शन कहा जाएगा। और तुम लोगों ने मॉड्यूल में GOC 1 में एक क्वेश्चन देखा होगा जहां SE वर्ड लिखा हुआ है, हमने उसको वहां पर सॉल्व। द रीजन वो यहां जाके तुम्हें पता लगेगा कि रिएक्शन होती कैसे है। तो हमारे पास देखा जाए यहां भी टोटल मिला के कितनी रिएक्शंस है? 3। एक कौन सी है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे वहां पर हुआ करता था कि हर कोई स्पेसिफिक रिएक्शंस देता था, जैसे वहां एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते थे और कोई नहीं देते थे, तो यहां पर भी स्पेसिफिक होगा। यहां जो स्पेसिफिक है, ध्यान से सुनना, फ्री रेडिकल के अंदर जो फर्स्ट वन है हमारे पास वो है एल्केन्स। कौन है बेटा जी? एल्केन कौन सी रिएक्शन को फॉलो करते हैं बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दैट्स द रीजन पिछले वाले टॉपिक के अंदर हमने सिर्फ एल्कीन और एल्काइन पढ़ा। एल्केन को, क्योंकि एल्केन एडिशन रिएक्शन वो कौन सा देता है? तो माइंड में ये चीज थोड़ी क्लियर होना शुरू हुई क्या? हर यहां पर टॉपिक चैप्टर पूरा इकट्ठा नहीं, तोड़ तोड़ के पढ़ाया जाएगा। जो चीज जहां आनी चाहिए उसको वही पढ़ाया जाएगा। तो एल्केन सारा किसके अंदर कवर हो जाएगा बेटा जी? SF रिएक्शंस के अंदर।
लेकिन इसी के साथ बेटा जी एलाइलिक, एलाइलिक समझते हो क्या? मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं ना एलाइलिक। तो इसी के साथ में दूसरा होता है बेटा बेंजाइलिक। कौन बेटा जी? तुम्हारे पास एलाइलिक हो, तुम्हारे पास बेंजाइलिक, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या होगा बेटा जी? कार्बन होगा, उसको बोलते हैं बेंजाइलिक। यस और नो बेटा? और इसके बाद दो ऐसे रहेंगे और यहाँ रेडिकल हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। ध्यान से सुनना, एल्केन होंगे तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? एलाइल, हमारे पास एलाइल की फॉर्म में कुछ भी दिया गया हो वो भी कौन सा फॉलो करेंगे? बेंजाइलिक दिए गए होंगे वो भी कौन सा फॉलो करेंगे? इसी को फॉलो करेंगे, इसके अलावा कुछ और फॉलो नहीं करेंगे। तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, अब सुन ले इधर, तुम्हें कभी भी क्वेश्चन के अंदर कहीं भी एलाइलिक मिल जाता है, क्या मिल जाता है? एलाइलिक अल्कोहल या कुछ भी हो, एलाइलिक मिल गया तो आंखें बंद करके कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर देना है? तुम्हें बेंजाइलिक दिख गया तो क्या फॉलो कर देना है? तुम्हें एल्केन दिख जाते हैं तब भी कौन फॉलो कर देना है? हो जाएगा क्या? फिर हम बात करेंगे बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक के लिए। किसके लिए बेटा जी? ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं ये हमें देते हैं सबसे पहले बेटा एसिड्स। कौन है बेटा जी? एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स कौन होते हैं? डेरिवेटिव्स जो एसिड से बने होते हैं, जैसे एस्टर भी एसिड से बनता है, अमाइड भी एसिड से ही बनता है। यस और नो बेटा जी? एनहाइड्राइड भी किससे बनते हैं? एसिड से बनते हैं। तो ध्यान से सुनो बेटा जी, एल्डिहाइड और कीटोन तो तुम कर चुके हो ना, और अब कौन करेंगे हम? कार्बोक्सिलिक। तो बताओ 12th का थर्ड चैप्टर हो गया कंप्लीट? यही तो था, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड और कीटोन की हम रिएक्शन पढ़ आती भी होगी उम्मीद करता हूं, और यहां अब एसिड सीख लेंगे तो वो पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा A to Z रिएक्शंस के साथ में। अब डेरिवेटिव क्यों? आगे हमारे पास एस्टर्स भी उसके अंदर दिए हैं, अमाइड भी दिए हैं, कुछ भी दिया, हमें कुछ सोचना, सब के सब कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे? SN को फॉलो करेंगे। मतलब मैकेनिज्म सभी का सेम होने वाला है। समझे इस चीज को बेटा जी? सेकेंड देखो बेटा, इधर हमारे पास है ROH। कौन होते हैं बेटा ये? अल्कोहल। कौन है बेटा ये? एंड ये कौन है बेटा? ROR, ईथर। कौन है? क्या हमारे पास एक अल्कोहल नाम का चैप्टर है क्या? क्या हमारे पास उस चैप्टर में ईथर नाम का टॉपिक है क्या? वो सारा का सारा किसी को फॉलो करेगा? SN को फॉलो करेगा। तो बताओ मैकेनिज्म सेम होगा ना? तो टॉपिक हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके अंदर। थर्ड एक और चैप्टर इसके अंदर कवर होता है जो तुम लोगों ने सुना होगा, क्या बेटा जी? RX, एल्काइल हैलाइड है ना, एंड अराइल हैलाइड। याद आया क्या? हैलोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स चैप्टर है ना 12th क्लास का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर ही यही है। यस और नो? उस चैप्टर में आने वाली सारी रिएक्शन किसको फॉलो करती हैं? तो जब तुम लोगों ने स्कूल टाइम में उसको पढ़ा होगा, नंबर ऑफ रिएक्शन रटी होंगी, लेकिन उनको रटने की आवश्यकता थी ही नहीं। यदि हम एक मैकेनिज्म सीख लेते तो सारी की सारी रिएक्शन उसी मैकेनिज्म से चल रही होती। समझ रहे हो इस चीज को बेटा? तो ये एसएन रिएक्शन रियल में कितने चैप्टर को कवर कर देता है? 3 को। किस किस को बेटा? एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव्स और अल्कोहल और ईथर को। रख लोगे ध्यान बेटा जी? अब सुनो, अब किसकी बारी बेटा जी? सुनो जरा ध्यान से। अभी तक हमने लगभग 8 या 9 दिन हो गए हमें GOC2 पढ़ते हुए, लेकिन हमने अभी एक बार भी बेंजीन को सामने लेकर आए क्या? कि बेंजीन यहां आता है। बेंजीन से बने हुए जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे कहां चलेंगे? इधर चलेंगे। आप याद करो, तुम्हें मैंने एक एक्सेप्शन लिखाई थी जहां मैंने ये बोला था कि बेंजीन के अंदर कहने का मतलब अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, फिर भी वो कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता? वहां तो एक्सेप्शन लिख दिया था ना, और वहां बोला था कि वो अपनी एरोमेटिसिटी को
लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं बेटा तो उस समय पर हम अपनी एरोमेटिक अपनी मतलब बेंजीन की एरोमेटिसिटी को वापस से अटेन कर सकते हैं, बट वहां कर, इसलिए उसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन इसको तो यहां लिखना है बेटा, कौन देते हैं बेटा, बेंजीन कंपाउंड्स। कौन से बेटा जी, बेंजीन कंपाउंड्स क्या करते हैं बेटा, ये रिएक्शंस को फॉलो अप करते हैं। तो ध्यान से सुन, अबे लिखना बाद में करने, सुन ले। इसका मतलब इस पूरे जो हम सेक्शन करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो हमारी देखा जाए लगभग 50 to 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करता है। समझ रहे हो? इसको हम लोग ने बेटा देखो, इससे पहले जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ा उसमें तुम थोड़ा ही सीरियस हुए, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सिर्फ ध्यान से सुनते जाना, हर एक चीज सेम होती जाएगी। तुम थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हो, थोड़ा हम इसके साथ जोड़ेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, आसान हो जाएंगी, आराम से चीजें समझ आएंगी। बट द टॉपिक इज बिगर, टॉपिक क्या है, थोड़ा बड़ा है। जो भी हमने समय बचाया पहले, वो मैंने सारा का सारा समय इस रिएक्शंस के लिए बचाया है, क्योंकि यहां हम कोई कमी छोड़ने वाले कि छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। इसी के अंदर तुम लोगों को नेम रिएक्शंस दिखाई देती हैं। क्या देती हैं बेटा, पढ़ते होंगे ना नेम रिएक्शंस। जरूर मैं बोल सकता हूं कि तुम लोगों ने अच्छे से रटी होंगी स्कूल टाइम के अंदर, पर उनको रटने की आवश्यकता, क्योंकि जब हम एक मैकेनिज्म सीख लेंगे तो उनको उसी से फॉलो अप करवा देंगे, तो चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, आसान हो जाएंगी। तो हमारे पास टोटल कितनी रिएक्शन, 3। कौन कौन सी, SF, SN, SE। SF कौन कौन देता है, एल्केन और यदि बात करें बेटा SN कौन कौन देते हैं, एसिड एंड डेरिवेटिव्स, यस, अल्कोहल और ईथर्स, यस। द लास्ट वन इज हमारे पास एल्काइल हैलाइड और एराइल है। एराइल मतलब बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है ना यहाँ पर, बहुत बढ़िया। यदि हम बात करें SE में कौन देते हैं, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वहां पर फेवर करवाता है। रख लोगे ध्यान इस चीज का, इसको बनाइए बेटा जी। करें शुरू बेटा, चलिए अब ना ध्यान से सुनना है। हम जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास बेटा जी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेडिंग दीजिए बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, फ्री रेडिकल के अंदर हमें कितनी तरह की रिएक्शन देखनी है, 3 तरह की। बट हम सबसे पहले किसके पास चलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन एल्केन्स। मतलब सबसे पहले किसके लिए देखने वाले हम लोग बेटा, एल्केन के लिए देखने वाले हैं। चलिए करें शुरू बेटा। अब शुरू करने से पहले सब लोग इधर देखो एक बार। एल्केन और एल्कीन और एल्काइन में अंतर सिर्फ एक चीज का है कि वहां अनसैचुरेशन है और यहां पे क्या है बेटा, सैचुरेशन है। कहने का मतलब वहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड थे, बट यहां कैसे बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्शन को प्रोसीड करवा देते हैं। बट सिंगल जो बॉन्ड होता है हमारे पास, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, वो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, वो जल्दी डिसोशिएट नहीं होता। एक तो देखो एल्केन के पास ना पाई बॉन्ड है, ऊपर से दूसरी चीज कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो भी कैसा है, नॉन पोलर है। यस और नो बेटा। तो इसलिए कभी भी ये आयनिक रिएक्शन नहीं देता। क्या बोला मैंने, ये कभी भी आयोनिक रिएक्शन नहीं देता। रीजन क्या है, ना इसके पास पाई बॉन्ड है, ना ही यहाँ पर जो बॉन्ड आएगा वो नॉन पोलर है। ये कैसा रहता बॉन्ड इसके अंदर, नॉन पोलर और सिंगल बॉन्ड रहते हैं, इसलिए कभी भी ये आयनिक रिएक्शन को फेवर नहीं करते। जितना भी तुम कोशिश कर लो ये आयनिक रिएक्शन को मना कर देगा कि मुझसे ना हो पाएगा। जैसे तुम लोग बोलते हैं ना कि हमसे ना हो पाएगा, ये भी बोल देता है कि हमसे ना हो पाएगा, हमारे लिए चाहिए तो सिर्फ का सिर्फ फ्री रेडिकल रिएक्शन, मतलब रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड या अनदर केन। ठीक है बेटा जी। लेकिन कभी आयनिकली ये रिएक्शन फेवर नहीं होती। समझ रहे हो इस चीज को बेटा जी। तो एक लाइन लिखिए इसके लिए, पहले लिखिए, एल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एल्केन्स आर non-polar molecules
non-polar molecules and these molecules doesn't have pi electron cloud, doesn't have pi electron cloud. So these reactions are carried out in the presence of light, heat, or in the presence of peroxide, which are favorable conditions for homolytic cleavage. Favorable condition for homolytic cleavage. That's why reactions of alkanes complete with free radical substitution reaction. तो हमने क्या बोला बेटा कि एल्केन के अंदर ना ही पाई बॉन्ड है और ना ही बॉन्ड ये पोलर है, तो इसलिए ये हमारे पास आयनिक रिएक्शंस को फेवर नहीं करते। ये रिएक्शंस कहाँ होती है? लाइट की प्रेजेंस में, टेम्परेचर मतलब हीट की प्रेजेंस में और पेरोक्साइड। और ये जो कंडीशन लिखी है वो कंडीशन किनके लिए होती है बेटा? होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए होती है। और यदि होमोलाइटिक क्लीवेज हो रही है तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ रहे हो बेटा जी? जैसे एक जनरल रिएक्शन देखो बेटा, मान लीजिए मेरे पास ये एल्केन है RH, ये एल्केन है ना मेरे पास बेटा जी, वो मीथेन भी हो सकता है, इथेन, प्रोपेन, कोई भी हो सकता है। हमने क्या किया बेटा जी, इसके अंदर क्या करना है? रिएक्शन करवानी थी। क्या करनी थी बेटा? यहाँ पर रिएक्शन हम लोगों ने करवानी थी। मान लो मैंने X2 डाला है इसके अंदर। क्या डाला बेटा जी? X2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये क्या बना कर देगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक आएगा तो एक, इस रो में यदि मैं बैठना चाहता हूं तो इसमें से किसी एक को यहां से हटना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ X2 की रिएक्शन करवा रहा हूं तो हमें पता X यदि जुड़ेगा तो एक H वहां से बाहर भी, तो क्या हमारे पास ये बनेगा RX प्लस HX। यस और नो बेटा जी? तो यही हर बार ऐसा होगा। होता कैसे है वो मैकेनिज्म से सीखेंगे, बट होगा क्या? एक चीज यदि जुड़ रही है तो एक को वहां से निकलना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटा इस चीज को? ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है बेटा जी हमारे पास 3 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है बेटा जी? 3 तरह की होती है। तुम लोगों ने जरूर सुना होगा, इनको पढ़ा भी होगा। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। सुना है इनके बारे में बेटा जी? और मैं इतना यकीन कर सकता हूं कि तुम लोगों को थोड़ा याद भी होगा किसमें क्या जुड़ता था। हमारे पास जब भी एल्केन आते हैं, क्या आते हैं बेटा? तो वहां पर कितने तरह की रिएक्शंस दिखाई देंगी हम लोगों को? 3 तरह की। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? हैलोजिनेशन। यस और नो बेटा? और दूसरी कौन सी होती है बेटा? नाइट्रेशन। यस और नो बेटा? और थर्ड कौन सी होती थी? सल्फोनेशन। कितने बच्चों ने इनको पढ़ा हुआ? याद नहीं, बस पढ़ा हुआ है। सबने पढ़ा हुआ है ना इनको? तो ये जो हैलोजिनेशन है, नाम से देखो पता लगता है, हैलोजिनेशन में हैलोजन आते हैं। कौन आते हैं बेटा जी? नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप आते हैं। कौन आते हैं? और सल्फोनेशन में सल्फर ग्रुप आते हैं। सल्फर ग्रुप नहीं, सल्फाइड ये बोल सकते हैं, सल्फर ग्रुप्स वहां पर आते हैं।
यदि तुम्हें मैं थोड़ा सा हिंट दूं यहां पर, इनको हम 1 बाय 1 सीखेंगे तीनों को ही, ठीक है। हैलोजिनेशन के अंदर हमारे पास कंफर्म्ड है हमेशा X2 मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। किसकी प्रेजेंस में बेटा जी? नाइट्रेशन में हमें मिलता है नाइट्रिक एसिड HNO3 मिलता है, और सल्फोनेशन में नाम ही बोल रहा है सल्फ्यूरिक, यस और नो बेटा? तो कौन मिलेगा? H2SO4 मिलता है। और बेटा जी जब भी ये रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा ये? तो कंफर्म्ड है एल्केन्स का क्या बन जाएगा? RX बन जाएगा, यस और नो बेटा जी? नाइट्रेशन आएगा तो नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, मतलब NO2 ग्रुप जुड़ता है, यस और नो बेटा? और जब सल्फोनेशन होती तो कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? SO3H ग्रुप जुड़ता है, हर बार यही जुड़ेगा, इसके अलावा और कुछ भी। तो ओवरऑल रिएक्शन तो हमने अभी देख लिया, नेट रिएक्शन की एल्केन दिया गया हो, हैलोजिनेशन करवाई गई हो, X2 मतलब कोई भी हैलोजन हो सकता है, यस और नो बेटा जी? F2Cl2 Br2I2, बट कुछ फेवर करते हैं और कुछ फेवर, वो कौन से करेंगे वो टॉपिक में पढ़ेंगे। बट X2 और लाइट दिया है तो कंफर्म्ड है क्या बनेगा? यदि नाइट्रेशन दिया गया हो, कंफर्म्ड है कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? सल्फोनेशन ग्रुप दिया है तो सही सल्फ्यूरिक एसिड दिया तो हमेशा क्या जुड़ेगा? SO3 यही जुड़ेगा, इसके अलावा और कुछ भी। ध्यान से देखो, हर एक रिएक्शन एक H हटता है और ये ग्रुप वहां पर जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं वो हम मैकेनिज्म से अभी सीखेंगे। तो फटाफट इनको बनाओ बेटा जी, फिर इनके ऊपर काम शुरू करेंगे। बनाओ बेटा, चलिए बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हेडिंग दे दीजिए बेटा जी जिन्होंने बना लिया। हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में तुम्हें इतना तो पता लग गया कि जैसे हमने वहां एक बेसिक रिएक्शन लिखी थी कि एक RH आएगा, हम क्या करेंगे वहां डालेंगे बेटा जी X2। हैलोजिनेशन है तो कंफर्म्ड कौन आएगा? X2 आएगा। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन की जा सकती है। इसके अलावा हम टेम्परेचर भी दे सकते हैं 250 डिग्री टू 400 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है। ध्यान से सुनना बेटा जी, हमें डायरेक्ट पता है कि हैलोजिनेशन है तो क्या होगा? हैलोजन ही जुड़ेगा, यस और नो? यदि मान लो नाइट्रेशन होता तो कौन जुड़ता? हमेशा नाइट्रो ग्रुप ही जुड़ता, और सल्फोनेशन होता तो SO3H ग्रुप जुड़ता, यही था ना बेटा? बट पहला काम है हमारा हैलोजिनेशन। ध्यान से समझना, सबसे पहले हम करेंगे इसका क्या बेटा जी? मैकेनिज्म समझेंगे, ऐसा होता क्यों है। यदि मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूं तो सबसे पहले कौन आता है स्टेप नंबर 1 के अंदर? वैसे तुम्हें पता है ये 3 स्टेप रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल तो कितने स्टेप होगी? 3 स्टेप। कौन कौन सा? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन, चेन टर्मिनेशन, यही है ना बेटा? तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा? चेन इनिशिएशन, यस और नो बेटा जी? लिखना नहीं है, सिर्फ एक बार देखना है, सारी रिएक्शन समझ जाओगे। मान लीजिए हमारे पास X2 लिया गया, बेसिक लेकर चलना, तो X2 यही होगा ना बेटा? जैसे ही बेटा लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगा, बॉन्ड कैसे टूटेगा बेटा? होमोलाइटिकली टूटेगा ना? जैसे ही होमोलाइटिकली टूटेगा तो क्या बनेगा? 2 टाइम ऑफ X रेडिकल बन जाएगा। फिर कौन आएगा? एल्केन आएगा ना, RH लेकर, यस और नो बेटा जी? और हमें क्या मिलेगा यहाँ? X रेडिकल। वो X रेडिकल क्या बोलेगा? इसको ऑफर देगा ना कि तू इससे साथ छोड़ दे, मेरे साथ चल पड़, यस और नो बेटा? तो यहां पर भी कैसा टूटता है बॉन्ड? होमोलाइटिकली। जैसे ही यहां पर रेडिकल बनता है वो इन दोनों के साथ आपस में शेयर करके क्या बना लेते हैं? HX। लेकिन सॉल्यूशन में क्या घूम रहा है बेटा? अब R रेडिकल घूम रहा है, यस और नो बेटा जी? अब ये R रेडिकल क्या करेगा? ढूंढेगा ना इसको कुछ मिल जाए। ये जो फर्स्ट स्टेप था ये तो इनिशिएशन करना, यस और नो? अब कौन सा स्टेप शुरू होगा बेटा जी? प्रोपागेशन स्टेप। प्रोपागेशन में देखो वो आया और उसने आगे रिएक्शन को प्रोपागेट कर दिया ना। फिर कौन आएगा? टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन में मैंने आपको बोला था सेम चीजें भी आ सकती हैं, जैसे ये R रेडिकल घूम रहा है ना, तो टर्मिनेशन में देखो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में ये जो R रेडिकल था उसको फिर से सेम R रेडिकल मिल गया तो R बॉन्ड R भी बना सकता है ना? ये भी पॉसिबिलिटी है कि R मिले और साथ में ये X घूमता हो मिल जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना? अरे यस और नो? तो हमारे पास ये भी बन सकता है और ये भी बनकर आ सकता है, बट दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या बनता है बेटा? ये
मेजर हो, बाकी सब क्या बनते हैं हमारे पास, माइनर बनते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट प्रोडक्ट में आर एक्स ही लिखते हैं, माइनर्स को नहीं लिखते। हमने आपको एक बात बार बार बोल रहा हूं, टर्मिनेटिंग के अंदर सेम, रिपीट कर दूंगा, टर्मिनेटिंग स्टेप के अंदर जो रेडिकल बना होता है, रिएक्शन तो हजारों बार हो रही है, उसमें और भी वैसे वाला मिल सकता है, तो वो दोनों आपस में भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आर रेडिकल सेम आर रेडिकल से ज्वाइन नहीं होगा। यस, ये हो सकता है, बट फेवर किस में करेगा, ये आर एक्स के साथ। तो ध्यान रख लोगे क्या बेटा इस चीज का। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिला हमें, एक आर एक्स और एक, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते कि आर एक्स मिलेगा और एच एक्स मिलेगा। कर लोगे क्या, नोट डाउन कीजिए। अब तो मैं समझा देता हूं इधर वाले बच्चों को, बाकी नोट करो। कहां से बेटा, बेटा ये x और x2 था ना हमारे पास लिया हुआ, लाइट डाली तो रेडिकल बन गया। ये रेडिकल ने क्या किया, जो हमें एल्केन दिया गया था उसका होमोलैटिक क्लीवेज करवाया। H को कौन ले गया, x, HX बन गया। तो सॉल्यूशन में क्या घूम रहा होगा, अब वो R रेडिकल टर्मिनेट अपने सेम के साथ भी कर सकता है, और जो सॉल्यूशन में X जो बचा हुआ था उससे भी जुड़ सकता है। ये मेजर बनता है हमारे पास। मोस्टली क्वांटिटी में कौन मिलता है, RX मिलता है हमें। अच्छा, ये तुमसे मैं ये पूछूं, यहाँ 3 स्टेप रिएक्शन हुई है, यस और नो बेटा, ये था चेन प्रोपागेशन ना। मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्लो स्टेप कौन सा होगा इनमें से, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। फर्स्ट में होमोलाइटिक था, वो तो ब्रेक डाउन कर देता है कौन, लाइट। अब ब्रेक डाउन कौन कर रहा है, एक्स। क्या उसको मनाना पड़ेगा, ऐसे कौन ना बॉन्ड टूट जाते हैं, मेहनत लगती है ना। तो सबसे ज्यादा मेहनत कहां लग रही होगी, इनके बॉन्ड को होमोलाइटिकली तोड़ने में। तो ये वाला स्टेप सबसे स्लो स्टेप होता है बेटा। यदि स्लो स्टेप है तो यही क्या होगा, बहुत बढ़िया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लिखिए बेटा फर्स्ट पॉइंट, मैं रेज नहीं करूंगा, डोंट वरी। फर्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, द रिएक्शन कंप्लीट विद, द रिएक्शन कंप्लीट with free radical substitution reaction. The reaction complete with free radical substitution reaction. Reactivity of different halogens, reactivity of different halogen for the reaction is, को क्या होती है बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका हैलोजेंस का सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है बेटा F2, फिर कौन होता है, फिर कौन होता है, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, I2। ये ऑर्डर लिखो बेटा जी। डन। ब्रैकेट में लिखो बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ, इसके ब्रैकेट में लिखो बेस्ड ऑन reactivity of their radicals। इसका रेडिकल क्या बनेगा, F रेडिकल, Cl रेडिकल, Br रेडिकल और I रेडिकल। ओके, तो रिएक्टिविटी रेडिकल्स की कुछ ऐसी होती है, दैट्स द रीजन F2 इज मोर रिएक्टिव देन Cl2 देन Br2 देन I2। ये जो बेटा हमारे पास F है रेडिकल, Cl या Br रेडिकल है, ये जो रिएक्शंस करवाते हैं ये एक्सोथर्मिक होती है। कौन सी होती है बेटा, ये एक्सोथर्मिक। और इन तीनों में सबसे ज्यादा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो किसकी होती है बेटा, जब हम फ्लोरीन को लेकर आएंगे, X2 की जगह क्या यूज करेंगे हम, फ्लोरीन। तो वो रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या होती है, एक्सोथर्मिक, और वो रिएक्शन ब्लास्ट के साथ होती है। कैसी होती है बेटा वो, मतलब जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो वहां क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। अब सोच के देखो, जहां मैं रिएक्शन करवा रहा हूं F2 के साथ, वहां ब्लास्ट हो रहा है, क्या हम वो रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे, इसलिए तुम लोगों ने देखा होगा कभी F2 को लेकर हम लोग चलते
नहीं है। किसको मोस्ट लेकर चलते हैं? Cl2 और Br2 को। I2 को क्यों नहीं लेकर चलते, वो भी तुम्हें साथ में रीजन बताएंगे। वो रिएक्टिव बहुत कम होता है, उसकी रिएक्टिविटी सबसे, तो इसलिए वो रिएक्ट करता ही उसमें, इसीलिए हम Br2 और Cl2 को लेकर चलते हैं। ये बना लिया बेटा, इसको लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है जी बेटा, तो बना ले इसको। बाकी थर्ड पॉइंट लिखने की स्टार्ट करो, करें? ओके अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको एक चीज का पता है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हैलोजन यदि जुड़ेगा तो उसी समय H बाहर निकलेगा, यही है ना बेटा जी? अरे हाँ, थर्ड पॉइंट देखो, मुझे एक बात बताओ, हमें इतना पता है रिएक्शन कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी है? मतलब एक चीज जुड़ेगी तो वहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यस और नो? लेकिन हाइड्रोजन तो अलग अलग नेचर के होते हैं। 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है। तो यदि हमारे पास मीथेन है, क्या है, या फिर इथेन है, तब तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत कि हाइड्रोजन सभी में 1 डिग्री ही होते हैं और सेम डिग्री के नहीं मिलेंगे। बट जब मैं बात करूंगा प्रोपेन की बात करूंगा या फिर किसी की मैं बात करूंगा, तब हमारे पास हाइड्रोजन के नेचर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्यों भाई, लास्ट मंथ सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? हाँ सही बोल रहा हूं ना? नहीं सुना ना? क्योंकि तू क्या कर रहा था? बोल बेटा जी, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, आजा बाहर, आजा बेटा बाहर आजा। अरे आजा बेटा आजा। सो रहा था? क्या कर रहा था? चलो छोड़ो, पॉइंट सुनो। जब हमारे पास हाइड्रोजन डिफरेंट होते तो हमें सोचना पड़ता है कि कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा। यदि सेम नेचर है तब तुम किसी को भी निकाल सकते थे, लेकिन जब हाइड्रोजन का नेचर बदलता है तो हमें सोचना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इसको हटा देना बेटा। मान लीजिए मेरे पास कुछ एक ऐसा सिस्टम दिया गया है और इस सिस्टम से तुम्हारा एक क्वेश्चन सोल्व होगा जो अभी भी आइसोमेरिज्म में फंसा हुआ है। एक ध्यान से देखो बेटा जी, मान लो मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन CH3 CCH3, यहां है H, CH2, यहां है CH3। मुझे एक बात बताइए, हमें बोला गया कि हमने इसकी मोनोहेलोजिनेशन करनी है। क्या करनी है? मोनो मतलब कितने हेलोजन आएंगे? अब मतलब हम X2 2 बार डालेंगे, एक बार डालेंगे, एक बार, तो मतलब हाइड्रोजन कितने रिप्लेस होंगे? सिर्फ। तो हाइड्रोजन यहाँ कैसा, ये हाइड्रोजन कैसा है? 1 डिग्री। ये हाइड्रोजन भी कैसा है? ये हाइड्रोजन कैसा है? ये 1 डिग्री है। ये हाइड्रोजन कैसा है? ये हाइड्रोजन। अब सब हाइड्रोजन डिफरेंट नेचर के हैं ना बेटा? मुझे एक बात बताइए, जब हमने इसका मैकेनिज्म सीखा था कि जब यहाँ पर रिएक्शन इन्वॉल्व होती थी वो टूटता था, टूटने के बाद क्या बनता था? R रेडिकल बनता था ना? अरे यस और नो? तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा ना? जब यहाँ से ये हाइड्रोजन X के साथ बाहर निकलेगा तो कार्बन पर रेडिकल आएगा और वो रेडिकल कैसा होगा? 1 डिग्री। यहाँ से जब निकलेगा ये भी कार्बन कैसा होगा? 1 डिग्री रेडिकल। लेकिन ये कैसा होगा? ये और ये। कौन सा रेडिकल सबसे स्टेबल बन रहा है? तो इन सब में सबसे पहले कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा? तो ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और कोई हाइड्रोजन पहले बाहर। अब सुनो, आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन था आइसोमेरिज्म के अंदर, जहां पर क्वेश्चन ऐसा था, या GOC 1 में था, कुछ ऐसा था, जिसमें मुझे इतना याद है कि आपके मॉड्यूल के लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें ये कहा गया था क्वेश्चन के अंदर कि मोनोहेलोजिनेशन करने पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी या फिर उसका आइसोमर पूछा गया था। इतना मुझे थोड़ा सा याद है। तो आपको मैंने बोला था कि बेटा अभी तक तुमने रिएक्शन पढ़ी नहीं है तो अभी हम बताएंगे नहीं, बट अब हमें पता है कि कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और कौन सा हेलोजन कहां पर जुड़ेगा। फिर अब वो वाला क्वेश्चन तुमसे सोल्व आउट हो जाएगा। तो मुझे बताओ, इस रिएक्शन में मैं यदि X2 डाल देता हूं ऑफ लाइट और मैंने स्पेशल लिख दिया 1 इक्विवेलेंट, मतलब कंफर्म्ड है, कितनी बार आएगा? सिर्फ। एग्जामिनर 1 इक्विवेलेंट नहीं लिखेगा तो वो वर्ड्स में लिख देगा मोनोवेलेंट या लिख देगा मोनोहेलोजिनेशन। तो मतलब कितने आ रहे हैं? सिर्फ 1 आ रहे हैं। तो मुझे बताओ Cl कहां लगाऊं या X कहां लगाऊं बेटा जी?
इसी के साथ लगाऊंगा ना, अरे यस और नो, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा हाइड्रोजन जल्दी रिप्लेस होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, समझे हो क्या। तो मुझे बताओ, यदि मैं इसके बाद लिखा होता डाई हेलोजिनेशन करनी है, क्या करनी है, तो सबसे पहला हेलोजन कौन सा हटेगा, यदि मैं फिर से डालूं तो क्या ये हाइड्रोजन हटेगा, क्या ये हटेगा, क्या ये हटेगा, क्या ये हटेगा, समझे बेटा जिस चीज को, कौन सा हाइड्रोजन हटाना है और कौन सा नहीं, ये तुम्हें ध्यान रखना है, समझे बेटा जी। और वो किसके अनुसार हो जाएगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्लियर बेटा जी, कोई दिक्कत इसके अंदर, तो नोट करो, पहले पॉइंट लिखो फिर लिखना इसको। लिखिए, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हेलोजन तो कर लिया ना, हाइड्रोजन, सॉरी, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन present in alkane molecule, present in a alkane molecule, reactivity of different hydrogen present in a alkane molecule is 3 degree, then 2 degree, then 1 degree, 3 degree, 2 degree, then 1 degree, ब्रैकेट में लिखना बेटा, बेस्ड ऑन, ये हमने किसके आधार पे बनाई बेटा जी, एल्केन के रेडिकल की स्टेबिलिटी के ऊपर, कि जब ये निकलेगा तो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होता है, तो बेस्ड ऑन आर, लिखो बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ, नहीं स्टेबिलिटी ऑफ, फ्री रेडिकल वर्ड नहीं लिखना बेटा, स्टेबिलिटी ऑन आर रेडिकल, फ्री रेडिकल तो बेटा एच भी है ना, तो उसके नहीं, हमें क्या लिखना है, आर रेडिकल, जो आर रेडिकल बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो यहां भी रेडिकल बनेगा, वो रेडिकल 3 डिग्री है तो वो ज्यादा क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा। तो बनाओ इसको, रिएक्शन करो बेटा, चलो आजा, बना लिया बेटा इसको, चले आगे, चलो हेडिंग दीजिए। अब देखो जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो तुम लोगों ने एक तरह से बेसिक समझ चुके हो, अब मैं पढ़ाने वाला हूं, सुनो इधर देखो, हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। सुनो, तुम्हें पता जब भी मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन लिखता हूं तो कंफर्म्ड है कायरल सेंटर बने तो आरएस बनता है, अदरवाइज यही पढ़ते हैं हर बार, वही चीज यहां भी पढ़नी है। तो लिखो इसको बेटा, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। चलो, तो फिर से मैं वही वर्ड्स बोलने वाला हूं जो पिछले में 4 बार बोल चुका हूं, कि यदि रेडिकल जब जुड़ेगा, वहां पर क्या था, न्यूक्लियोफाइल जहां अटैक करता था, न्यूक्लियोफाइल अटैक के बाद यदि कायरल सेंटर बन जाए तो वो आरएस कॉन्फ़िगरेशन देता था, यस और नो। अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल नहीं आते, यहां कौन आते हैं, रेडिकल आएगा। जब लास्ट रेडिकल जुड़ेगा, रेडिकल जुड़ने के बाद यदि क्या बन जाए, कायरल सेंटर बन जाए, तो वहां पर आरएस कॉन्फ़िगरेशन बनकर आएगी, यस और नो। तो एक लाइन लिखो पहले, लिखिए, इफ कायरल कार्बन इज जनरेटेड, if chiral carbon is generated during the reaction, equimolar mixture of the compound, equimolar mixture of the compound having RS configuration, R/S configuration with respect to that carbon, is formed as a product, RS configuration with respect to that carbon is formed as a product. अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए, लिखने वाले रुक जाओ, बाद में रिपीट कर दूंगा एक बार फिर से।
मान लीजिए कार्बन है जिसके पास मेरे पास देखो यहां मान लीजिए R1 है, यहां है R2 और यहां है, मतलब तीनों एल्काइल ग्रुप है लेकिन तीनों क्या है बेटा, डिफरेंट है। यहां पर है एक रेडिकल, क्या है, एक, मान लीजिए मैं रिएक्ट करवा रहा हूं इसको बेटा जी एक्स रेडिकल से, यहां से भी देखो दोनों में कहीं भी तरफ से एक्स आ सकता है ना, वो लेफ्ट साइड से भी आ सकता है, और यदि लेफ्ट से शेयर करेगा तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाकर देगा ना कि यह लेफ्ट साइड आ गया एक्स और कार्बन इधर हो गया R1, इधर हो गया R2 और इधर हो गया बेटा R3, यस और नो बेटा। लेकिन वही बात कर तो यदि ये शेयर कर ले बेटा, इधर शेयर हो जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसा बन के आएगा, एक्स कहां मिलेगा हमें, राइट साइड कार्बन, और ये चीजें क्या हो जाएंगी, लेफ्ट साइड में, यस और नो बेटा जी। तो यहां हो जाएगा R3, यहां हो जाएगा R1 और यहां हो जाएगा R2। ये जो दोनों प्रोडक्ट बने ध्यान से देखो बेटा जी, एक दूसरे की क्या है, ये मिरर इमेज, बट वो हमें चेक करने की अब यहां जरूरत ही नहीं है क्योंकि कायरल सेंटर तो एक है ना, ये भी क्या है, कायरल सेंटर है, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। बताया था ना किसी मॉलिक्यूल के अंदर यदि एक ही कायरल सेंटर होता है तो तुम आंखें बंद करके बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, यस और नो बेटा। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो कंफर्म्ड है, एक यदि फॉर्म इसकी आर हुई तो दूसरी क्या होगी, एस, यदि ये एस हुई तो ये क्या होगी, आर। तो हमें दोनों तरह की कॉन्फ़िगरेशन वहां पर मिलती है। बस वहां इतना था कि वहां न्यूक्लियोफाइल देखते थे कि ऊपर से अटैक करेगा या तो नीचे से। अब यहां पर क्या है, रेडिकल है तो रेडिकल शेयर होके बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो बनाइए इसको बेटा। यस बेटा, रिपीट करो एक बार। देखो ना बेटा, हमारे पास ये था एल्केन, रेडिकल बन गया था, H निकला होगा तो रेडिकल बन गया होगा ना। अब X आएगा तो वो लेफ्ट साइड से भी आ सकता है और वो दोनों में नहीं आएगा, या तो इधर से आएगा या तो इधर से, इसलिए या तो ये प्रोडक्ट मिलेगा या तो ये, दोनों में से मिल सकता है। राइट लेफ्ट से आए तो ये मिल जाएगा, राइट से ये मिल जाएगा। तो ये दोनों ऐसा नहीं है कि ये इधर भी शेयर हो रहा है इधर भी, इन दोनों में से किसी एक तरफ और लिख देता हूं बीच में। हाँ, एक तरफ एक ही चीज बेटा दो जगह से कैसे आ सकती है, यस, वो आएगी तो एक ही तरफ से, या तो लेफ्ट से या तो राइट से। फ्लोइनेशन, फ्लोइनेशन में देखो बेटा हमें पता है अब यहां कौन आना है, X2 आने वाला है। क्या आने वाला है बेटा, लेकिन सॉरी F2। बट मुझे एक बात बताओ, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, F2 आने वाला है लेकिन F2 तो बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, उसकी रिएक्टिविटी बहुत, और वो किसके आधार पे, क्योंकि उसका रेडिकल क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, तो एनर्जी बहुत ज्यादा। सुनो जरा ध्यान से, एक ऐसी रिएक्शन जो जब रिएक्शन हो रही है तो वो एनर्जी रिलीज कर रही है, तो उसको करवाने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी क्या, वो अपने आप हो जाएगी ना। हम बोलते हैं कि जो हम रिएक्शन करेंगे फ्री रेडिकल की, वो तो लाइट की प्रेजेंस में होनी चाहिए या तो हीट की प्रेजेंस में। मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन को तो हम डार्क में करेंगे, अंधेरे में, तब भी वो रिएक्शन हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि इसको एनर्जी की आवश्यकता है ही नहीं, ये तो खुद एनर्जी रिलीज कर रहा है, ले लो एनर्जी। समझ पा रहे हो इस चीज को। तो इतनी ज्यादा, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी एक पॉइंट बताया था, इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि रिएक्शन कैसे चलती है, ब्लास्ट की फॉर्म में। और बता देता हूं जो प्रोडक्ट मिलता है वहां पर कार्बन ब्लैक मिलता है। कार्बन ब्लैक पता है ना, तो सोच के देखो क्या हाल करता होगा ये रिएक्शन का। समझे इस चीज को। तो कुछ पॉइंट्स लिखने, रिएक्शन नहीं करवाते हम इनकी, सिर्फ कुछ पॉइंट लिखने हैं जो ध्यान रखने हैं। फर्स्ट वन लिखिए, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। इसको हाईलाइट करना बेटा, एक्सोथर्मिक वर्ड को। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, सो इट इज एन एक्सप्लोसिव रिएक्शन, so it is an
एक्सप्लोजिव रिएक्शन, धमाका रिएक्शन, एक्सप्लोजिव रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट लिखिए बेटा जी, कार्बन ब्लैक is formed as a product, BLACK, काला। कार्बन ब्लैक is formed as a, तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्रिस्टलाइन और एमोफस सॉलिड पढ़े होंगे, वहां भी इसके बारे में पढ़ा होगा ना। थर्ड पॉइंट लिखो, पहले टॉपिक खत्म कर लो, लिखो। The reaction is carried out क्या लिखा? Carried out even in dark, मतलब ये अंधेरे में भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। आप ध्यान से सुनना बेटा ये वर्ड, क्योंकि तुम लोग ये चीजें काफी बार करने वाले हो प्रैक्टिकल्स के अंदर, प्रैक्टिकल तो करते ही कहाँ हो, बट ध्यान से सुनना। ये जो हम बोलते हैं ना कि डार्क में रिएक्शन होगी, पहले भी तुम लोगों ने पढ़ी होगी। डार्क का मतलब, या कभी कभी जो 12th में पढ़ते होंगे तो लिख के आता होगा ना, डार्क लिखा होता है वहां पर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुमने लाइटें बंद कर दी और रिएक्शन शुरू कर दी, ऐसा नहीं। रिएक्शन ऐसे नहीं होती डार्क में। डार्क का मतलब ये होता है कि यदि वहां पर एक फोटोन भी प्रेजेंट है, कितने फोटोन, तो वो डार्क नहीं कहलाता। मतलब लाइट्स ऑफ करने के बाद भी तुम लोग थोड़ी देर बाद आपकी आंखें देख पाती है ना दूसरे, क्योंकि कोई सामने आ रहा है, इसका मतलब वहां पर अभी भी लाइट प्रेजेंट है। हम वहां भी ये प्रैक्टिकल कर नहीं सकते। आपको बता देता हूं थोड़ा सा, इसके लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें हम डार्क रीजन में यदि हमें रिएक्शन करनी हो, पहली बात तो हम अपनी लैब के अंदर जाते हैं, वहां पर जहां पर लाइट पहली बात तो अवेलेबल ना हो। सेकेंड थिंग, हम उस सिस्टम के अंदर उसको जो भी सैंपल है वहां रखा जाता है और उस सैंपल को 3 से 4 कार्बन पेपर से इसको कवर किया जाता है कि किसी भी हालत में लाइट का एक फोटोन भी अंदर एंटर ना हो, कि एक भी एंटर कर गया तो प्रोडक्ट वो नहीं बनेगा जो तुम चाहते हो। इसलिए इतनी छोटी छोटी चीजों का क्या करना पड़ता है बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना। अब जैसे होता क्या है, जैसे फिजिक्स में क्या होता है, हमें पता है हमारी मशीन सही से काम नहीं कर रही, हम 0 पे ला रहे हैं लेकिन वो 5 पर है, तो हम 5 के आधार पर चल पड़ते हैं ना, और एरर लिख देते हैं, इतने % वहां पर एरर है, माइनस कर देते हैं। केमिस्ट्री में ऐसा 0.001% का भी एरर है तो वो प्रोडक्ट में पता ही लगेगा क्या बना दिया, क्या बनाना चाहते थे और क्या बना दिया गया। समझ रहे हो इस चीज को? तो थोड़ा सा केमिस्ट्री में हर एक चीज वही लिखनी होती है हम लोगों को, या वही याद रखनी होती है जो पॉसिबल होती है। बच्चा काफी बार सोचता है कि सर क्या फर्क पड़ता है, हम यहां से यहां जोड़ दें, ऐसे कैसे जोड़ दें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सर तो क्या हुआ, ऊपर लगाया हम नीचे लगा देंगे, अबे ऊपर से नीचे में बदलने में दुनिया बदल जाती है यहाँ पर। समझ रहे हो ना? तो इसलिए केमिस्ट्री में क्या होता है, काफी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि कौन चीज कहाँ आनी चाहिए और कहाँ नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो बेटा जी? तो चलो अब एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो, if reaction is carried out in the presence of, if reaction is carried out in the presence of nitrogen gas, carried out in the presence of N2 gas, ब्रैकेट लिखो, नाइट्रोजन गैस लिखोगे ना, नाइट्रोजन मतलब N2 गैस ना, ब्रैकेट लिखो N2। अबे यार तुम्हें N2 नहीं पता, ये होता है N2। क्या लिखा हमने? If the reaction is carried out in the presence of nitrogen gas, that is the N2 gas, alkyl fluoride is formed as product. Alkyl fluoride is formed as a product, मतलब फ्लोरीन साथ में जुड़ जाएगा। अदरवाइज क्या हो रहा था, हमारे पास कार्बन ब्लैक मिलता है ना, लेकिन जब नाइट्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है वो उसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा कम कर देता है, जिसके कारण एल्काइल फ्लोराइड हमारे पास बनकर आ जाता है। बट डायरेक्ट हम लोग कभी बनाते नहीं है, तो इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन।
वो करवाते नहीं है बट रिएक्टिविटी कम कर देता है F2 की। हाँ, नाइट्रोजन कम कर देता है F2 की, जिसके कारण फ्लोरीन फिर आराम से ऐड होता है, गैप क्रिएट करेगा। जहाँ रिएक्शन प्रोसीड करते हैं उसके बीच में गैप क्रिएट करता है ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट में एकदम से ना आए, रेडिकली उसको आसानी से तोड़ेगी। N2 के बीच, अरे बेटा लिसन, शांत हो जाओ, N2 के बीच में 3 बॉन्ड बैठे हैं बेटा जी, वो इजीली डिसोशिएट नहीं हो सकते, तो फ्लोरीन को भी स्लो कर देंगे रिएक्शन को, वो रिएक्शन को स्लो करते हैं बस, और कुछ नहीं। अच्छा सुनिए, अब जो हमने हेडिंग दिया वो है हमारे पास क्लोरीनेशन एंड, अब सुनो, दोनों की हेडिंग हमने साथ दिया, तो इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन और ब्रोमीन सेम पाथ पर ही चलेंगे, जैसे क्लोरीन प्रोडक्ट बना कर देगा वैसे ही ब्रोमीन प्रोडक्ट बना कर देगा, बस अंतर कितना होगा, वहां क्लोरीन जोड़ना है और यहां पर, तो लिखो फिर सेकंड वन क्लोरीनेशन, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ब्रोमिनेशन। ये बहुत आसान है बेटा, सब बच्चे इधर देखो बेटा एक बार, फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसके बारे में। ये जो क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन है, क्लोरीनेशन में क्या आ जाएगा, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ब्रोमिनेशन में Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये रिएक्शन आ जाएगी। बट ये रिएक्शन प्रोसीड क्यों करवाते हैं, मतलब Cl2 और Br2 भी हम लोगों ने लिखा था कि उनके जो रेडिकल बनते हैं वो भी क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, बट Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इनमें जो Cl रेडिकल मिलता है और इधर से क्या मिलेगा, ये दोनों जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं हमारे पास, ये दोनों एक्सोथर्मिक होते हैं बट लेस एक्सोथर्मिक, मतलब रिएक्शन तो रिलीज करेंगे, एनर्जी तो रिलीज करेंगे रिएक्शन में बट ज्यादा नहीं करते, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाकर दे देते हैं। ज्यादा एक्सोथर्मिक जैसे फ्लोरीन था, उसने क्या बना दिया, कार्बन ब्लैक बनाकर दे देता है। तो क्लोरीन ब्रोमीन क्यों देते हैं, एक ही रीजन लिखना है, वो क्या है बेटा, कि ये एक्सोथर्मिक तो है बट ये क्या है बेटा, लेस एक्सोथर्मिक है, इसलिए यहां पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आसानी से हो जाती है। लिखना नहीं है अभी, लिखने का मैं समय दूंगा तुम लोगों को। हम यहां पर एक रिएक्शन को समझेंगे, क्या करेंगे, एक, मैं जितनी भी रिएक्शन करवाऊंगा मैं क्लोरीन के साथ करवाऊंगा तो ब्रोमीन के साथ भी सेम टू सेम हो जाएगी, तभी साथ लिख दिया गया। ध्यान से समझना बेटा जी, मान लीजिए मेरे पास है CH4, कौन है बेटा, ये मीथेन है ना, क्या इसके पास हाइड्रोजन जो है सारे सेम नेचर के हैं, डिफरेंट के हैं, मतलब यदि मैं यहां पर देखो बेटा जी, मैं डाल देता हूं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, तो मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक H हटेगा ना, वो H को कौन लेकर जाएगा, तो यहां से बाहर क्या निकलेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Cl, यही बनेगा ना। अच्छा, क्या मैं इसमें फिर डाल दूं तो प्रोडक्ट बन सकता, रिएक्शन आगे हो सकती है क्या, क्योंकि इसके पास अभी भी क्या बैठे हैं, जब तक इसके पास हाइड्रोजन बैठे रहेंगे रिएक्शन होती, तो फिर से यहां से क्या निकलेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2Cl, क्या फिर रिएक्शन हो सकती है क्या, जैसे ही मैं रिएक्शन करवाऊंगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHCl3, कौन होता है ये, अच्छा क्लोरोफॉर्म का तुम लोगों ने सुना होगा कि मूवीज में देखते हैं कि ऐसे क्लोरोफॉर्म डालते हैं बेहोश हो जाते हैं, सुनो ऐसा क्लोरोफॉर्म डायरेक्ट बंद, जैसे मूवी दिखाता है ऐसे किया, वो लड़की ऐसा ट्राई भी मत करना, वो ऐसे सूंघेगी और एक छोड़ेगी कान में ये बहुत स्लो, ऐसा नहीं है बड़ा तेज एकदम से पॉइजनस होता है, ये खुद पॉइजनस नहीं होता, ये फोजिन गैस बनाता है, क्या बनाता है, आगे एक रिएक्शन आएगी जिसमें बनाऊंगा, फोजिन गैस पॉइजनस होती है हमारे लिए, जिसके कारण हम क्या होते हैं, बेहोश। बता देता हूं पूरी तरीके से ऐसा नहीं, बेहोश हो गए तो तुम्हें उठा के कहीं भी ले गए, होश में ही रहता है इंसान, थोड़ा सा उसको ये होता है जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, वो ऐसे गिर रहा है जैसे मर ही गया है, इतना ज्यादा भी पॉइजनस नहीं, फोजिन गैस बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, बट कब, जब हाई कंसंट्रेशन मिल रही है, अब ये इतनों से रुमाल में फेंका, ये चल भाई ऐसा, ये ऑर्गेनिक के साथ खिलवाड़ होता है, क्या होता है, इंडियन मूवीज में स्पेशली कुछ भी दिखाया जाता है, समझे हो, तो इंडियन के हिसाब से केमिस्ट्री नहीं चलानी, फर्क होता है उनमें। अच्छा इधर देखो, क्या आगे रिएक्शन हो जाएगी, Cl2 in the presence of H में क्या बनेगा, CCl, क्या आगे रिएक्शन हो जाएगी, अब रिएक्शन आगे,
क्योंकि अब इसके पास हाइड्रोजन बचा। अब सुनो मेरी बात बेटा, इसका मतलब जब तक उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट था तब तक वो रिएक्शन दे सकता था। जैसे ही हाइड्रोजन खत्म हुए आगे रिएक्शन मतलब आगे हेलोजिनेशन नहीं हुई। तो मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए मेरे पास दिया गया है CH4, क्या दिया गया है बेटा जी? मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया एक्सेस। तो बताओ डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? CCl4। क्योंकि एक्सेस से तो नंबर ऑफ टाइम मिलता रहेगा ना, जब तक इसके पास क्या पड़े होंगे? हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन खत्म रिएक्शन रुक जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यदि मैंने ऐसा दे दिया CH4 दे दिया गया एक्सेस में, लेकिन यहां लिखा गया सिर्फ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब हम लोगों ने उसको एक्सेस में लिखा है और यहां पर ये नॉर्मल प्रोपोर्शन में दिया गया हो, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, प्रोडक्ट बनता है CH3Cl। समझ रहे हो बेटा? तो एग्जामिनर ने तुम्हें क्या चीज एक्सेस में दी है वो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या तुम्हें Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एक्सेस में दिया गया है या एल्केन एक्सेस में दिया है? एल्केन एक्सेस में हो तो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं? सिर्फ। और यदि हमारे पास ये एक्सेस में दिया हो तो जितने हाइड्रोजन होंगे हम वो उनको रिप्लेस कर देते हैं। कर लोगे क्या? तो आज के लिए इतना। तो सब बच्चे मॉड्यूल लेकर आना। ओके, थैंक यू एवरीवन।